Hello everyone, myself Jasleen from DNA Education, and today we are going to start the fourth poem from Beehive, The Lake Isle of Innisfree, which is written by William Butler. So William Butler was born on 13 June 1865, who was an Irish poet, who was a great Irish poet and one of the foremost figures of 20th century literature. Also, William Butler was a pillar of both Irish and British literary establishments. So, let's begin the poem. So, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी समरी बता देती हूँ या ओवरव्यू दे देती हूँ पोएम का. ये जो पोएम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, विलियम बटलर ने ये पोएम लिखी है. बेसिकली वो इस पोएम में क्या बताना चाहते हैं, वो इस पोएम में अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. सबसे पहली चीज़ तो वो कहना चाहते हैं कि उनका जो मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड टाइम है वो इसी आइलैंड पे निकला है. वो यहीं पर रहते थे और उनको बड़े होने के बाद भी ज़्यादातर उनको ये आइलैंड जो है वो याद आता है और उनकी बहुत सारी जो मेमोरीज़ हैं, पॉजिटिव जो मेमोरीज हैं वो इस आइलैंड से जुड़ी हुई हैं और वो चाहते हैं वापस इस आइलैंड पे जाना. और वो इस पोएम में भी यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें उस आइलैंड की याद आती हैं अगर वो उस आइलैंड पे वापस जाते हैं. जब वो जाएंगे तो वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करेंगे जिन चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं. और ये बहुत म्यूजिकल पोएम है और बहुत शॉर्ट पोएम है. सो आपको इसको समझने में भी बहुत आसानी होगी और आपको इसको पढ़ते टाइम आप एंजॉय भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन द पोएम. I'll arise and go now and go to the Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. So poet यहाँ पर क्या कह रहे हैं, I'll arise and go now. मतलब arise यहाँ पे यूज़ किया है गेटअप के लिए. वो कहते हैं कि अब मैं उठूँगा और मैं वहाँ चला जाऊँगा. एंड गो टू दी इनिसफ्री, अब मैं उठूँगा और अब मैं चला जाऊँगा इनिसफ्री आइलैंड. और वो कहते हैं एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वैटल्स मेड. सो फेंसेज या वॉल बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं उसके लिए वैटल्स वर्ड यूज़ किया गया है. तो वो कहते हैं कि अपना वो रूम बनाएंगे वहाँ जाकर एक छोटा सा क्ले से और वैटल्स से. फिर वो कहते हैं 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अ हाइव for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. तो वो कहते हैं कि वहाँ जाएंगे वो 9 बीन रोज, वहाँ पर वो बताते हैं कि यहाँ पे 9 बीन रोज बनाएंगे वो और क्या करेंगे वहाँ पर अ हाइव फॉर द हनी बी. और वहाँ पर एक हाइव होता है, जैसे आपकी बुक के नाम से भी आपको पता होगा, बी हाइव विच इज़ यूज्ड फॉर मधुमक्खी का छत्ता. हनी बी का बी और हाइव मीन्स छत्ता. तो वो कहते हैं कि वहाँ जाकर एक हाइव बनाएंगे वो हनी बीज के लिए. एंड लिव अलोन इन दी बी लाउड ग्लेड. ग्लेड यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा जो ओपन एरिया होता है उसके लिए. वो कहते हैं कि वहाँ जाएंगे वो और वो एक बड़े से एरिया में जाकर वो वहाँ पे अपना मतलब फूड वगैरह भी ग्रो करेंगे और हनी बी के लिए वो एक हाइव भी बनाएंगे और वो वहीं पर रहेंगे. और वो कहते हैं कि मैं अकेला रहूँगा वहाँ पर उस ओपन एरिया में और वहाँ की जो ब्यूटी है उसको मैं देखूँगा. फिर वो कहते हैं उसके बाद एंड आई हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer and noon a purple glow and evenings full of linnets wings. तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं and I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. वो कहते हैं कि वहाँ पर जो पीस है उनको वहाँ पे शांति मिलेगी. शांति कैसे मिलेगी उनको, वो कहते हैं फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. मतलब वहाँ पर जो है एक तो वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा जो है शांत है और वहाँ पर वो कहते हैं कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग. वहाँ पर कहते हैं कि जो मॉर्निंग है वो बहुत आराम से मॉर्निंग होगी. और वो कहते हैं कि वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग उन्होंने यूज़ किया है क्लाउड्स के लिए. वो कहते हैं वहाँ पर जब मॉर्निंग होगी वहाँ पर तो वो वहाँ पर जो क्रिकेट्स एक इंसेक्ट होता है वो उसके लिए यूज़ किया है. जब मॉर्निंग होगी वहाँ पे जो क्रिकेट इंसेक्ट ग्रास होपर की तरह दिखता है वो जब वहाँ पर सिंग करेगा, मतलब वो जब वो उसकी आवाज़ आएगी वहाँ पर क्रिकेट की, तो वो कहते हैं वहाँ पर उस मॉर्निंग को वो इंजॉय करेंगे. फिर कहते हैं देयर्स मिडनाइट्स
ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। वो कहते हैं कि वहाँ की जो मिडनाइट भी होगी वो भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ग्लिमरी होगी, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ओपन है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर एरिया जो वहाँ की जो नाइट होगी वो बहुत ज़्यादा शाइनी होगी, तो मैं वहाँ की जो रातें हैं उनको एंजॉय करूँगा। और कहते हैं नून अ पर्पल ग्लो, तो वो कहते हैं जब नून होगी वहाँ पर आफ्टरनून के टाइम पर वहाँ पर जिस तरह का एरिया है वहाँ पर जो सन है उसका बहुत ही पर्पल सा ग्लो आएगा। फिर वो कहते हैं एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, तो वो कहते हैं कि जो इवनिंग्स भी होगी वहाँ पर वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं। सो यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है, वो कहता है एंड आई शेल हैव सम पीस देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। तो वो कहते हैं कि पहले तो वहाँ पे वो फूड उगाएंगे, मतलब हमने जैसे पहले वाले पैराग्राफ में बात की थी कि वहाँ पे एक स्मॉल सा रूम बनाएंगे, वो वहाँ पर हनी के लिए एक हाइव लगाएंगे, वो वहाँ पर एक हनी बीज के लिए हाइव लगाएंगे, इसके अलावा वहाँ पे फूड ग्रो करेंगे। सो इस तरह की चीज़ें वो करेंगे। और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो उनको शांति मिलेगी वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, वहाँ पर वो उस ओपन एरिया के अंदर अलोन अकेले रहना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, वो कहते हैं क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर हम अगर हम जो हमारी सिटीज़ की बात करें वहाँ पर इस तरह जो पीस उनको इस आइलैंड में मिलेगा वो पीस उन्हें वहाँ नहीं मिल सकता। तो वो कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो मुझे पीस मिलेगी, जो शांति मुझे यहाँ पर मिलेगी, मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगा। वहाँ पे जो मुझे शांति मिलेगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी, वहाँ पर किसी तरह की कोई भाग दौड़ नहीं होगी, तो मैं उस लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय करूँगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वेल्स यहाँ पे यूज़ किया गया, आपने कितनी वो एक वेल्स सो वेल्स इज़ अ काइंड ऑफ क्लोथ, जो कि हमने नोटिस भी किया है कई बार अगर हम क्रिश्चियन वेडिंग देखते हैं तो उसमें वो अपने हेड पे एक तरह का क्लोथ वेयर करती है जो आगे तक ऐसे और पीछे तक जाता है। तो वो ये यूज़ करते हैं सन की रेज के लिए, वो ये वेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो वो कहते हैं जब मॉर्निंग होगी तो उस टाइम पे जो सनरेज आएंगी वो वेल्स की तरह उन पे वो जो सनरेज आएंगी वो उसको इंजॉय करेंगे। और उस टाइम पे क्रिकेट सिंग्स, यहाँ पर जो क्रिकेट वर्ड है ये स्पोर्ट के लिए नहीं यूज़ किया है, ये वर्ड यूज़ किया है क्रिकेट अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, उसके लिए ग्रास होपर की तरह दिखता है वो, तो उसके लिए क्रिकेट वर्ड यूज़ किया है। तो वो कहते हैं कि वो जब क्रिकेट वहाँ पे अपना जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो उसको सुनेंगे और वहाँ पर जो मॉर्निंग रेज आएंगी उनके ऊपर वो उसको इंजॉय करेंगे। फिर वो कहते हैं और वो किस तरह का एरिया है, वो कहते हैं देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो। तो वो कहना चाहते हैं कि जो वहाँ की मिडनाइट्स होंगी वो पूरी ग्लिमरी यूज़ होता है शाइनी के लिए। तो वो कहना चाहते हैं कि जो शाइनी वहाँ की जो नाइट्स होगी वो बहुत ज़्यादा शाइनी होंगी, स्टार्स से भरी हुई होंगी, तो वो उस नाइट को एंजॉय करेंगे। वो बचपन में भी वो सब चीज़ें एंजॉय करते थे और अभी उनको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, तो वो कहते हैं वो वापस उन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, अब पर्पल ग्लो यहाँ पे यूज़ किया गया है ग्लो ऑफ द सन के लिए। तो वो कहते हैं नून में आफ्टरनून टाइम पर जो वहाँ पर पर्पलिश काइंड ऑफ जो है सन का ग्लो जो है वो उस टाइम पर्पल कलर का हो जाता है और काइंड ऑफ पर्पल। तो वो कहते हैं उस टाइम पे जो सन का ग्लो होगा वो उसको भी इंजॉय करेंगे। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग्स में जो वहाँ पे लिनेट्स अ काइंड ऑफ बर्ड, आप लिनेट्स जो है वो बर्ड के लिए यूज़ किया गया है, वो एक तरह का बर्ड होता है लिनेट। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर जो लिनेट होंगे वो वहाँ पर उनको उड़ते हुए दिखेंगे आसमान में, तो वो उनको देखकर वहाँ की इवनिंग्स को एंजॉय करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखा कि पोएट ने वहाँ की ब्यूटी इस तरह से हमें समझाई है, उन्होंने वहाँ की जो ब्यूटी है वो इस तरह से डिस्क्राइब की है। उन्होंने वहाँ की मॉर्निंग्स को, वहाँ की इवनिंग्स को और वहाँ की मिडनाइट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसमें वो कहते हैं कि मॉर्निंग की जो रेज होंगी वो उनको वेल्स की तरह लगती हैं, जिस तरह का अभी हमने बात की थी कि क्रिश्चियन वेडिंग्स में वो जो वहाँ की जो क्रिश्चियन वेडिंग्स में जो लड़की होती है वो जिस तरह का वो अटायर पहनती है उसको बोलते हैं। सो वो कहते हैं मॉर्निंग उनको वो वेल्स जो मॉर्निंग की सनरेज आएंगी वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मेस्मराइज करती हैं, वो उसको एंजॉय करेंगे। मिडनाइट्स में वहाँ पर जो ग्लिमरी स्काई होगा वो उसको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा जो नून है, आफ्टरनून टाइम पे वहाँ पर जो पर्पल ग्लो होगा, वहाँ पे जो पर्पल ग्लो होगा सन का, वो उसको एंजॉय करेंगे। और वो क्या करेंगे इवनिंग टाइम में वो जो वहाँ पे लिनेट्स बर्ड होता है उनको उड़ते हुए वो देखेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। फिर वो कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ
for always night and day. I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or in the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. तो वो क्या कहते हैं, फिर से वो इंसिस्ट करते हैं, वो वापस बोलते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, जो उन्होंने पहले भी कहा था वो दोबारा इस वर्ड को इसलिए यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस को, आई विल अराइज एंड गो नाउ, क्योंकि वो इसको इंसिस्ट कर रहे हैं, वो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं दोबारा, तो वो क्या करेंगे, वो कहते हैं कि मैं उठूंगा और मैं वहाँ जाऊँगा फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे. नाइट एंड डे, ऑलवेज नाइट एंड डे यहाँ पर यूज किया गया है फॉर ऑल द टाइम. तो वो कहते हैं मैं उठूंगा और मैं जाऊँगा वहाँ पे, हमेशा के लिए चला जाऊँगा. एंड आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर. तो वहाँ पर वो क्या कहते हैं कि वहाँ पर जो लेक का वाटर होगा वो उसके वहाँ पे उसके किनारे बैठ के, उसके शोर पे बैठ के वो उसके साउंड को सुनेंगे. और वो क्या बोलते हैं, वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे. तो कहते हैं कि मैं वहाँ पे रोडवे पे खड़ा होके, जो या फिर पेवमेंट्स भी रोड सरफेस एरिया के लिए, जो वहाँ का रोड सर्विस होता है उसके लिए यूज़ किया गया है. वो कहते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पर रोड्स पे खड़ा होके वहाँ पर उनकी जो क्या कहते हैं, जो वाटर है या लेक का जो वाटर है उसकी आवाज़ को वो सुनेंगे. और वो क्या कहते हैं, आई हियर इट इन दी डीप हार्ट कोर. वो हार्ट कोर हम यूज़ करते हैं डीपनेस के लिए. तो वो कहते हैं कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से, मैं अपने दिल की गहराइयों से क्या करूँगा, वहाँ के उस लेक का जो वाटर है उसका जो साउंड है मैं उसको सुनूंगा. और मैं वहाँ का जो पीस है, वहाँ की जो शांति है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मैं उसको वहाँ पर जाके एंजॉय करूँगा. और वो कहते हैं कि मैं यहाँ से अब जाऊँगा तो मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा. सो यहीं पर जो है हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है. सो इस पोएम में हमने क्या देखा, हमने इस पोएम में देखा कि जो पोएट है विलियम बटलर, वो पहले अपने चाइल्डहुड में वहाँ पर, क्योंकि वो वहीं पर रहा करते थे, सो अब वो जो है बड़े होने के बाद उनको याद आ रहा है कि मैं किस तरह से वहाँ पे एंजॉय किया करता था, और उनको जो है वो चीज़ें याद आती हैं. अब वो कहते हैं कि मैं वापस वहाँ पर चला जाऊँगा और वहाँ जाकर वो कौन कौन सी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, वहाँ पर एक छोटा सा अपना रूम बनाएंगे, वहाँ पर वो फूड ग्रो करेंगे. तो वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में वो बताते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल उसको हमें डिस्क्राइब करते हैं. तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस की इस पोएम में यूज हुआ है. सो लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो एलिट्रेशन यूज हुआ है. एलिट्रेशन अगर आप पोएम पढ़ोगे सो आपको दिखेगा ये हाइव एंड हनी बी में. हमने बात की थी कि एलिट्रेशन होता है जब दो एक ही साउंड के वर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, जैसे एच हाइव का और एच हनी बी का, ह. सो दोनों का जो वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड है, तो एलिट्रेशन यूज हुआ है यहाँ पर. इसके अलावा दूसरा यूज हुआ है रिपीटिशन. रिपीटिशन कहाँ यूज हुआ है, हमने फर्स्ट लाइन में भी जो फर्स्ट सेंटेंस है हमने वो पढ़ा था, आई विल अराइज एंड गो नाउ. और अगर हम थर्ड पैराग्राफ पे जाएंगे उसकी भी फर्स्ट लाइन है आई विल अराइज एंड गो नाउ. सो यहाँ पर रिपीटिशन यूज हुआ है. वो फिर रिपीटिशन हम यूज भी इसलिए करते हैं ताकि हम इंसिस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, हम प्रेशर डालते हैं उस चीज़ पे, तो वो प्रेशर डालते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अब मैं वहाँ चला जाऊँगा, और मैं जाऊँगा तो मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा. सो रिपीटिशन यूज हुआ है. इसके अलावा पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है. पर्सोनिफिकेशन हमने बात की थी सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन में, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग. सो वेल्स ऑफ द मॉर्निंग हमने वुमेन के अटायर की बात की थी. सो पर्सोनिफिकेशन वहीं पर यूज होता है जहां पर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को किसी भी लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक या उसका ट्रेट देते हैं. सो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज हुआ है, जहाँ पे पोएट ने मॉर्निंग की जो सनरेज हैं उनको एक वुमेन के अटायर से कंपेयर किया है. इसके बाद हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की. तो राइमिंग स्कीम जो यहाँ पर यूज हुई है वो है ए बी ए बी. सो ए बी राइमिंग स्कीम यहाँ पर यूज हुई है. इसके अलावा वर्ड मीनिंग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, और अगर आप बुक भी पढ़ेंगे डीएनए की उसमें भी सारे वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं. लिटरेरी डिवाइसेस हमने पढ़ लिए हैं, और हमने ऑथर के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है. सो यहीं पर जो है आज का हमारा सेशन एंड होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एंड whichever the points I have cleared here are well discussed in DNA guides. So for more updates, for more information, you can go to our website www.dnaeducation.com. Thank you so much.